हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पदखंड में 9 चैप्टर के जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब हम लोगों ने बड़े ही आसान और सरल सरल शब्दों में किया है ना। अगर आप लोगों ने उन सभी चैप्टर्स के सवाल जवाब नहीं देखे हैं तो जाएं हमारे चैनल पे और वहाँ से उन सभी चैप्टर के सवाल जवाब को देखें। ठीक है, क्योंकि हमने जो जवाब दिया है वो एक नए अंदाज के साथ है। अगर आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं तो आपके जो एग्ज़ामिनर है वो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नए अंदाज में और सरल शब्दों के साथ जब सवालों के हल मिलेंगे तो वो उन सवाल के जवाब को पढ़ने में अट्रैक्ट होंगे और आपको मार्क्स दे के जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि राइटिंग्स के लिए अगर आपके राइटिंग्स अच्छे नहीं है तो 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो कटेगा। ठीक है, लेकिन सवाल के जवाब गलत आप देंगे इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि आप सवाल के जवाब गलत दे के आएंगे। अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मेरी ये गारंटी है कि आप पूरी तरह से सभी सवालों के जवाब सही से दे के आएंगे। ठीक है, और जहाँ तक हुआ है मैंने सवालों के जवाब को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता दिया हूँ पहले कि ये एग्ज़ाम में आए हैं या फिर एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और बात रही कि मेरे पढ़ाए हुए सवालों के जवाब आप लोगों को क्यों देखना चाहिए, तो वो इसलिए कि पैटर्न चेंज हुआ तकरीबन 3-4 साल हो चुका है। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है उस वक्त से 4 साल हो चुका है ना। और इन 4 सालों में अभी तक के यूट्यूबर्स में आपके यूट्यूब में जितने भी वीडियोस हैं उन सभी के जो जवाब है सभी लोगों का जो पढ़ा रहे हैं लगभग लगभग एक के ही लय में दिया हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ जो बुक है उससे अलग दूंगा, नहीं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए ना। तो जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी भिन्न मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को उन सभी वीडियोस को जाकर देखना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग आज बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 10 और इसका नाम है चैप्टर का अधिनायक। और अधिनायक पार्ट से आने वाले उन सभी सवालों के जवाब भी हम लोग बड़े ही आसान शब्दों में देंगे, है ना, और सब लिमिट्स में भी देंगे, है ना। क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसमें 20 वर्ड में अगर आंसर दे रहे हो तो बताओ 12 के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको कितना मार्क्स देना चाहिए, ईमानदारी से बताना आप। क्योंकि जब आप लघु उत्तरीय लिखते हो प्रश्न के उत्तर तो देखते हो कि वहाँ पे लिखा रहता है, वर्ड लिमिट्स रहता है ना, कि हाँ 50 से 60 शब्दों में दे, है ना, 60 से 70 शब्दों में दे, ऐसे लिखा रहता है। तो उस रेंज के हिसाब से अगर हम लोग आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। ना ही ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए ज़्यादा कम, है ना। एक लिमिट में, एवरेज लिमिट में देंगे। अब वो 60 शब्द बोला ही है और आप उसको दे रहे हो 20 शब्द में, बहुत से सवालों के जवाब जो है ऐसा होता है। तो फिर बताओ वो किस हिसाब से मार्क्स दे आपको यार। एक नंबर भी अगर वो देता है तो बहुत बड़ी बात है। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए ना, हो सकता है आपने सटीक जवाब दे दिया है, एक वर्ड में ही बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी वो आपको पूरा 2 मार्क्स देगा, देना। तो उससे 2 मार्क्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नए टेक्निक सीखे हैं कि 2 मार्क्स आखिर उससे कैसे निकालें। ठीक है, देखिए और जो बच्चे हमारे शुरू से वीडियोस देखते आए हैं उन्हें तो पता हो ही गया होगा कि हम लोग कैसे आंसर दे रहे हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते अपने इस चैप्टर के पहले सवाल की तरफ और हल करते हैं उसको। पहला सवाल है, हर चरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो देखो,
कविता में हर चरना भारत की जनता को कहा गया है। पहचान ये है कि फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति, शासकों के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति, है ना। फटा पुराना कपड़ा पहने हुए व्यक्ति और शासकों के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति को हरचरना कहा गया है। ठीक। दूसरा सवाल है, हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं, क्यों? उत्तर है, कवि ने हरचरना कहकर भारत की जनता को दिखाया है। हरचरना किसी का नाम नहीं है, बल्कि यह तो गरीब, दुखी और शोषित जनता का प्रतीक है। इसलिए कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं। अब आप देख सकते हैं वर्ड लिमिट्स भी है और कितने आसान शब्दों में हम लोग जवाब दे रहे हैं। समझ में आ रही है ना? देख रहे हैं? चलिए अगला सवाल, अधिनायक कौन है और उसकी क्या पहचान है? दिस इज अ VBI। ये सवाल जो है बाबू, ये VBI है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उत्तर है, अधिनायक देश के शासक को कहा गया है जो अपना जयकारा जनता से लगवाते हैं। पहचान, राजसी वस्त्र को पहने हुए है, वह अपना जयकारा लगवाता है और सिंहासन पर बैठ सबसे अपना काम करवाता है। यही अधिनायक की क्या है? पहचान है। ठीक है, समझ में आई बात? जय जय करना का क्या अर्थ है? जय जय करने का क्या अर्थ है? ये भी VBI सवाल है बाबू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जय जय करने का अर्थ है अपनी प्रशंसा करवाना, अपनी छवि को सभी जगह फैलाना और स्वयं को महान दिखाना। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ बेमन का अर्थ है बिना मन के, अर्थात मन नहीं है फिर भी उसका गुणगान करना है। जनता डर के कारण शासक का गुणगान करती है, मन होते हुए भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकती। ठीक है, देख रहे हैं वर्ड लिमिट्स है। अगर 60 वर्ड्स है तो 40 वर्ड्स में तो मैं इसका जवाब दे ही रहा हूँ, है ना। तो 2 मार्क्स तो इजीली मिलेगा और बड़े ही आसान शब्दों में। ठीक है, छठा सवाल है, हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? उसके डर के क्या कारण है? उत्तर, हरचरना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक देश का शासक है। वह बहुत बलशाली और महाबली है। हरचरना के डर का कारण है कि वह अधिनायक की तरह बलशाली नहीं है, वह कमज़ोर है और अपने सभी आवश्यकता के लिए अधिनायक पर निर्भर है। वह डरता है कि उसे कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, हरचरना गुणगान क्यों कर रहा है? तो अधिनायक का, तो अधिनायक जो है वो देश का शासक है, देश का राजा है और वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हरचरना का डर का कारण ये है कि वो अधिनायक की तरह ताकतवर नहीं है और वो अधिनायक पर ही निर्भर है। अगर वो उसके खिलाफ बोलता है तो अधिनायक उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, उसे सताएगा। ठीक है, इट्स सिंपल। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बाजा बजाना का क्या अर्थ है? देखिए, उत्तर, बाजा बजाने का अर्थ है किसी की प्रशंसा करना या गुणगान करना। ठीक है, 8वां नंबर सवाल है, कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक? वह महाबली कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है? देखिए उत्तर, कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक? वह महाबली कवि यह देश के शासकों की पहचान कराना चाहता है जिससे जनता डरती है, वह बहुत ताकतवर है। ठीक है, आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं जो कि इस पाठ का आखिरी सवाल है। कौन कौन में पुनरुक्ति है? कवि ने यहाँ प्रयोग किस लिए किया है? उत्तर है, कौन कौन में पुनरुक्ति है? कवि ने यह इसलिए किया है क्योंकि देश के जो शासक है वह एक नहीं एक से अधिक है और वे सभी मिलकर
जनता का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। आइए हम लोग 10वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रीय, देखिए दिस इज अ वीबीआई, ये सवाल बहुत वीबीआई है, ये सवाल बहुत वीबीआई है, ध्यान में रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय जन गण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का क्या संबंध है, वर्णन करें। देखिए उत्तर में, भारत के राष्ट्रगान में जन गण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का संबंध है कि इस कविता में अधिनायक शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से किया गया है। इसमें इसका प्रयोग शोषण कर रहे नेताओं के लिए किया गया है, जबकि राष्ट्रगान में इसका प्रयोग देश को आगे ले जाने वाले और आज़ादी दिलाने वाले नेताओं के लिए किया गया था। ठीक है, दिस इज अ वीबीआई बाबू, ये वीबीआई सवाल है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और इस बार भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आइए हम लोग 11वां नंबर सवाल देखते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या है, और 11वां नंबर सवाल भी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या करनी है, मतलब जो लाइन दिया हुआ उसके बारे में समझाना है। पूरब पश्चिम से आते हैं नगे बूझे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। इसका अर्थ को समझाना है। उत्तर, संदर्भ में प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के अधिनायक कविता से ली गई है। यह एक व्यंग कविता है। यह कविता जो है एक व्यंग कविता है, और इसके जो कवि है वो है रघुवीर सहाय। ठीक है, यह जो है यह संग्रह जो है आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। कहाँ से ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्यक्त विषमता, शोषण और दिखावों को परंपरा पर प्रहार किया है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। ये कहाँ से लिया गया है, तो अधिनायक से लिया गया है। ठीक है, और ये किस तरह की कविता है, तो यह एक व्यंग कविता है। ठीक है, यानी कि हास्य कविता। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या से समझते हैं किस लाइन का मतलब क्या है। कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा से गरीब और भूखे लोग आते हैं। क्या बोल रहे हैं, पूर्व दिशा से गरीब और भूखे लोग आते हैं, जिनके शरीर कंकाल जैसे हो गए हैं। वे जीवन के लिए संघर्षता, लेकिन समाज का शासक वर्ग उनके दुख को अनदेखा करते हुए है, केवल उन्हें तमगे देकर औपचारिक सम्मान देते हैं। क्या, तमगे देकर के औपचारिक सम्मान देते हैं। यह तमगे उनकी गरीबी और कठिनाइयों का समाधान नहीं है। कवि शासक वर्ग की इस असंवेदनशीलता और समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता की कट्टु आलोचना करते हैं। देखिए बोल रहे हैं कवि कि पूर्व दिशा से गरीब और भूखे लोग आते हैं, जिनके शरीर कंकाल जैसे हो गई है। ठीक है, वे जीवन के लिए संघर्षता है। ठीक है, वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन समाज का शासक वर्ग जो है उनके दुख को क्या करता है, अनदेखा करते हुए केवल उनको क्या करता है, तमगे दे करके। ठीक है, एक के इनाम दे करके, इनामी राशि दे करके। जैसे अभी आप देखते होंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, एक के बोल सकते हैं कि एक तरह का एक स्कैम चला रही है ना, कि औरतों को 1000 रुपया दो, 500 रुपया दूंगा, कहीं पे बोल रहा है कि 2100 रुपया दूंगा। ठीक है, मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, है ना। तो इस तरह की उन्हें क्या देती है, तमगे दी जाती है। ठीक है, जो कि औपचारिक सम्मान होता है। क्या होता है, औपचारिक होती है। ठीक है, ये एक तरह की औपचारिक सम्मान है। यह जो तमगे होती है, इससे गरीबी और कठिनाइयों का समाधान नहीं हो सकता है ना। अगर आप किसी को, सरकार अगर महीने में एक इंसान के लिए 1 किलो 1.5 किलो चावल दे रही है, तो क्या उससे उसकी पूरे महीने दिन की खाना हो जाएगा। 1 किलो क्या एक इंसान पूरे 1 महीना तक खाना खाएगा, वो तो हफ्ते दिन के भी खाना नहीं है ना। फिर दूसरी जो महिलाओं को सम्मान राशि के नाम पे जो पैसे दी जा रही है, 1000 रुपया, 500 रुपया, बहुत जगह पे 1500 2000 ऐसे कर करके हर सरकार में। ठीक है, हर सरकार में अभी के दौर में अगर आप देखेंगे तो हर सरकार ऐसा कर रही है ना, चाहे वो किसी भी पॉलिटिक्स से हो तो कर रही है। ठीक है, तो उस सम्मान राशि से क्या गरीबी और उनकी मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है।
एक तरह से वो राहत भी नहीं है ना। तो इस पे कवि जो है व्यंग करता है, ठीक है। कवि शासक वर्ग की इस असंवेदता और समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता की कट्टु आलोचना करता है, ठीक है। जो इस तरह से उन लोग पैसे दे करके गरीबों को मजाक बनाया जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो है कवि क्या करता है, जो शासक वर्ग है उनकी मतलब कि कट्टु आलोचना करते हैं, ठीक है, कि आपके इन राशियों से हम गरीबों की ना तो गरीबी दूर होगी और ना ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है ना, ठीक है, कवि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आइए अगला सवाल, आई थिंक सॉरी इसमें सवाल ही नहीं है, लास्ट 11वां नंबर ही सवाल था, ठीक है। समझ में आई बात, कितने इजी शब्दों के साथ हम लोगों ने इन सभी के सवालों का जवाब ढूंढा है। और हाँ, जो भी सवाल होंगे वो मैं एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम से पहले जो प्रिपरेशंस कराऊंगा मैराथन्स, ठीक है, वो उसमें मैं VBI का एक स्पेशल लेक्चर बना दूंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी इन सभी को भी नोट्स करना है, ठीक है। VBI के चक्कर में मत रहिएगा कि हाँ जब मैराथन होगा तब वहाँ पे तो सर दे देंगे, ठीक है, तो इस चक्कर में मत रहना, मैं वहाँ पे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उस वक्त आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन सभी को कम से कम लिख ले, 1-2 बार पढ़ ले, दोस्तों में डिस्कस कर ले सवाल को। सबसे बेटर ऑप्शन है रिविजन्स को याद रखने का दोस्तों में डिस्कस करना, इससे एक दूसरे की आप मदद कर दोगे, है ना। हो सकता है कि बहुत से आंसर जो आप जानते हो उसको आपके दोस्त और बेहतर तरीके से दे दे, तो इसलिए डिस्कस करना जो होता है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी मैराथन जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पे तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।